नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार में चुनावी माहौल क्या है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्या जमीनी हकीकत वही है? क्या एनडीए के भीतर और इंडिया ब्लॉक के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या कुछ समीकरण बदले हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी दैनिक हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर संस्करण में लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे। दो चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। आगे तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तीसरे चरण के तहत 5 स्थानों पर चुनाव होना है। ये 5 इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इलाका इसमें सीमांचल का है, 2 इलाका कोसी का है और एक मिथिला का है और एक मध्य इन इलाकों के बीच का है, जिसे मधेपुरा गोप का माने कि जब चर्चा होती है तो फिर गोप के लिए मधेपुरा का नाम आता है। यहाँ से शरद यादव कई बार चुनाव लड़ चुके थे। तो खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, उजियारपुर और झंझारपुर, ये 5 क्षेत्र है जहां चुनाव होना है। ये इलाका कागज पर और अब तक 2014 से लेकर अभी तक की जो स्थिति रही है चुनाव में, अगर उसके मैंने उसमें जो मतदाताओं का रुझान रहा है, मतदाताओं का जो सपोर्ट रहा है, उसको देखते हुए यह इलाका नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है। सबसे खराब समय 2014 में भी इन इलाकों में सुपौल, खगड़िया को छोड़ दें तो मधेपुरा में वोटिंग उनके पक्ष में बहुत अच्छी हुई थी और 8 लाख से ज्यादा इन 5 सीटों पर उनको मत मिले थे। इसलिए उनका लिटमस टेस्ट इस इलाकों में हो रहा है। 2 इलाके ऐसे हैं जहां एक इलाके में भाजपा का उम्मीदवार है प्रदीप कुमार सिंह और एक जगह पर एलजेपी के उम्मीदवार है राजेश वर्मा। यह पहली बार ऐसा चुनाव है जहां तीनों एनडीए के जो घटक हैं वो इस चुनाव में एक साथ मैदान में है। 3 सीटों पर जेडीयू है, 1 सीट पर एलजेपी है और 1 सीट पर बीजेपी है। तो ये चुनाव बिहार में एनडीए के बीच कितना तालमेल है, एनडीए के बीच जो बातें चल रही हैं एक दूसरे के खिलाफ टांग खींचने की, इसकी सही पड़ताल तीसरे चरण के चुनाव में हो जाएगी। जी, ये जो चिराग पासवान का फैक्टर है, ये काम कर रहा है। इसके पहले जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से कैंपेन ही कर रहे थे। बीजेपी चिराग पासवान के जरिए जेडीयू को डैमेज करने में लगी थी। आज ये चर्चा बहुत जोरों से है। मैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा था, तो वहां कुछ लोगों ने बताया कि चिराग पासवान, जदयू का बदला चिराग पासवान से इस बार लिया जाएगा। जो कुशवाहा फैक्टर है, कुशवाहा जाति के लोग जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं जब गया, तो जो कट्टर समर्थक थे बीजेपी के, वे लोग भी बोल रहे थे कि इस बार हाजीपुर में जदयू का बदला चिराग पासवान से लिया जाएगा। यही कुछ फैक्टर खगड़िया और बेगूसराय से भी मैं देख रहा था किसी चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल्स पे, उसमें भी लोग यही बात कह रहे थे। तो क्या बीजेपी, जेडीयू और लोजपा जो रामविलास है, उनके बीच कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं है क्या? देखिए, एक बात आपको साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि जेडीयू का जो आधार वोटर रहा है, समता पार्टी से लेकर अभी तक लव और कुश, कुर्मी और कोयरी, कुर्मी और कोयरी दोनों जाति की राजनीति 2020 के चुनाव में जिस तरह से
लोजपा के चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके हनुमान बनकर उनके लंका का दहन किया, उसके कारण पूरी तरह से बैकफुट पर यह समाज भी आया और यह सरकार भी आई और नीतीश कुमार भी आए। इसको लोग नहीं भूल पा रहे हैं, इसको नहीं पचा रहे हैं और इस चुनाव में जगह जगह से ये आवाज आ रही है कि 20 का बदला 24 में, 20 का बदला 24 में। यह नारा जहां जहां से लोजपा के उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी जगहों में दबे जुबान या खुलकर सुनने को मिल रहा है। खगड़िया में भी यह नारा जमकर लग रहा है। और एक बात आपको और बता दें कि खगड़िया में चिराग पासवान को बहुत कठिन समय में, बहुत गमने संघर्ष के समय में, जिस समय उनके पिताजी का निधन हो गया और राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक साया उनका मजबूत इस बिहार के किसी नेता का नहीं था, उस समय अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और खगड़िया की जो पूर्व सांसद थी रेणु कुमारी, जो रेणु कुमारी बिहार सरकार में मंत्री भी थी, उन दोनों ने बहुत मजबूती से उनका साथ दिया था। लेकिन इन दोनों ने एलजेपी को रिजाइन कर दिया है। खगड़िया रेणु कुशवाहा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो खगड़िया में उनके खिलाफ कुशवाहा और कुर्मी दोनों वोटर दिख रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन के बीच जो इस तरह की बातें हो रही है जिसके कारण एकता दरक रही है, उसको किसी तरह से मरम्मत किया जाए। लेकिन राजनीति में आज यह पार्टी ज्वाइन कर लेना, कल दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में चला जाना बहुत आसान होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह से कपड़े बदलने जैसा राजनीति को अपनी बदल देना इतना आसान नहीं होता है। क्षेत्र में जिस तरह के आपस में द्वेष और लड़ाई होते हैं, उस लड़ाई को जल्दी नहीं भुलाया जा सकता है। तो आपका यह कहना है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी, एलजेपी और जदयू में कहीं ना कहीं मतभेद है, एक दूसरे के भीतर टांग खिंचाई की स्थिति है, खासकर कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसका लिटमस टेस्ट तीसरे चरण में होगा और ये जो 5 सीट है, अगर इसमें से 3 सीट जहां जेडीयू बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, आज की तारीख में यहाँ सभी सीटों पर उजियार, सभी सीट जैसे झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा, इन जगहों पर जिस तरह से जेडीयू की जीत हुई, उस तीनों सीट पर जो मार्जिन है 2 लाख से अधिक का है। क्या किसी भी तरह की स्थिति में फिर भी वो मजबूत दिख रही है, लेकिन उनके प्रत्याशी अगर हारते हैं तो इसका स्पष्ट प्रमाण सामने आएगा। यही हालत खगड़िया की भी होगी, जब एलजेपी के प्रत्याशी वहां हारेंगे तो ये इनकम्बेंसी आप तो लगातार अररिया में भी अगर ऐसा कुछ होता है जी, आप लगातार क्षेत्र जो 5 सीटें हैं वहां के लोगों के संपर्क में हैं। क्या इस बार हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राम मंदिर के मुद्दे नहीं चल पा रहे हैं क्या? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष वर्ग यानी उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है। कहने का मतलब है कि जिस तरह तेजस्वी यादव या राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्टो में भी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये प्रमुखता से ये बातें सामने आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कैसे तमाम जो इशूज हैं उसको भटकाकर वो सीधे हिंदू मुसलमान पर चुनाव कराना चाहते हैं। क्या मोदी लहर और हिंदुत्व का मामला ये असर नहीं कर रहा है इन क्षेत्रों में, बिहार के इन क्षेत्रों में? बिहार अगर सच पूछिए तो सांप्रदायिक सौहार्द का राज्य रहा है। यहाँ वैसी स्थिति नहीं रही है जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की रही है। यहाँ के लोगों में
हाल के दिनों में सौहार्द जरूर बिगड़ा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से उस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह की स्थिति अन्य राज्यों में दिखी जा रही है। बिहार में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल रहा है, इसमें कहीं इसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जरूर है, भगवान राम की सब पूजा करते हैं और भगवान राम को लेकर सभी आस्था रखते हैं, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा हो, इस आधार पर किसी सरकार को चुना जाए, यह बिहार के आम लोगों की मंशा नहीं। बिहार बहुत पॉलिटिकली जागरूक रहा है। हम 1971 से लेकर 2024 तक को देख रहे हैं। बिहार में लोग भावना से ज्यादा गंभीर समस्याओं पर, अपने मुद्दे पर लोगों को चुनना चाहते हैं। एक दो अपवाद है, जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तब भावनात्मक लहर इस बिहार राज्य में देखी गई थी। यही हालत 2019 में हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हुआ था, तो उसका असर बिहार में भी पड़ा। बिहार इससे अछूता नहीं रहा। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ के विकास और विकास के लिए राशि, जो कभी जब विपक्ष में होते हैं नीतीश कुमार और जिस तरह से विकास के लिए पैसे का रोना रोते हैं, ये जनता वो ही भूल जाती है। कोसी का जो इलाका जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ पलायन है, जहाँ पूरा का पूरा कोसी की गोद में बड़ी आबादी, बहुत बड़ा इलाका है, जो आज भी पिछली बार जो वहां बड़ा बाढ़ का हादसा हुआ था उसके कारण जन शून्यता बनी हुई है, उनकी दिक्कत है। खगड़िया को देखिए तो जिसको टोडरमल नहीं नाप सके थे, इसको फरकिया कहते हैं, उस इलाके में 7-7 नदियां हैं और वहां अभी भी नेटवर्क जो है वो रेल का हो या सड़क का है, नहीं पहुंच सका है। कोई घोड़ा से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, कोई नाव से जा रहा है। जो बिहार का वह इलाका अभी भी विकास से बहुत उपेक्षित है। यहाँ बिहार में विकास की जरूरत है, लेकिन मोदी जब आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बिहार के विकास के लिए जो लंबे समय से पैकेज की जरूरत महसूस की जा रही है, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मांग है, इस पर कोई भी बात मोदी स्पष्ट रूप से जनता को नहीं बताते हैं। पुरानी घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम में बिहार के लोगों की बहुत रुचि नहीं। बीजेपी के जो भी नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, चाहे छोटे बड़े जो भी नेता हैं, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और जो भावनात्मक मुद्दे हैं, मुस्लिम हिंदू के मुद्दे हैं। क्या अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, इन सब क्षेत्रों में जो सीटें हैं जिस पर 7 मई को मतदान होगा, महंगाई के मुद्दे उठ रहे हैं? क्या परिवारवाद का मुद्दा उनको प्रभावित कर रहा है? देखिए, इन 5 सीटों में जहां जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है या जिन इलाकों में जाने का मौका मिला है, उन इलाकों में मूल रूप से सभी लोगों की यही बड़ी समस्या है कि यहाँ पलायन बहुत बड़े स्तर पर है, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा दर्द है और महंगाई से हर आदमी करा रहा है। उनका मानना है कि यह 5 किलो अनाज जो मुफ्त में मिल रहा है, इससे हमारी जिंदगी संभव नहीं है। 400 रुपया जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, क्या अगर किसी प्रधानमंत्री को या किसी राष्ट्रपति को ये 400 रुपया का पेंशन दिया जाए तो वो उसमें क्या क्या करेंगे वो खुद बताएं। हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते हर चीजों के दाम बढ़ते हैं। मैं खुद उसका सबसे बड़ा अप्रमाण हूं कि जो दवा मुझे पिछले बार 303 रुपए में मिला था, कल मैंने उसे जब खरीद कर मंगाया तो 314 रुपया उसका दाम था। हर महीने इस तरह की महंगाई में बढ़ोतरी आम आदमी की कमर किस तरह से तोड़ रहा है, यह एक छोटा सा उदाहरण है। सिलेंडर के दाम अभी थोड़े से नियंत्रण में है, इसलिए कि चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर 100-200 रुपया इसमें कमी कर दी गई है, लेकिन ईंधन के दाम में जिस तरह से आग लगा, उससे रसोई में आग लगी हुई है। आज सब्जी का दाम देख लीजिए, चावल का दाम देख लीजिए,
इन मुद्दों पर कोई नेता, कोई व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको सिर्फ वोट चाहिए और हाथ जोड़कर वो अपनी बात करते हैं। जनता की बात कितने लोग करते हैं? जो भी नेता आ रहे हैं, चिलचिलाती धूप में सारे लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं इनके भाषण को सुनने को मिलता है परिवारवाद। राबड़ी देवी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कपड़े के भीतर झांकना उचित नहीं है। कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार हो या कोई, इस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। समाजवाद के ये खिलाफ है। कर्पूरी ठाकुर जिंदगी भर अपने बच्चों को टिकट नहीं दिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जमाना बदल गया है। हर पार्टी में परिवारवाद है। अगर भाजपा में परिवारवाद नहीं होता तो नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी को पूरा अधिकार था कि वो परिवारवाद पर बोले, बेटे और बेटियों पर सवाल उठाए, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं बनता है। भ्रष्टाचार पर मुद्दा बनता है। भ्रष्टाचार पर बहुत सारी बातें सुन, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं नीतीश कुमार। लॉ एंड ऑर्डर हाल के दिनों में जिस तरह से फिर दरक रहा है, बिहार के लोग चिंता में पड़ जाते हैं, परेशानी। उनकी तारीफ होती है, उनको अच्छे शासन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही लोगों ने चुना और अभी भी चाहते हैं कि वो बने रहे। उसमें एक भय जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। मैंने हल्के फुल्के ढंग में एक ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो 5 सीट है उसमें थोड़ी सी स्थिति क्या बन रही है, कौन कौन उम्मीदवार हैं, उसकी चर्चा मात्र मैं बस आपके सामने कर देना चाहता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले चलते हैं अररिया। अररिया सीमांचल का वह इलाका है जहां प्रधानमंत्री उस दिन आए थे जिस दिन दूसरे चरण का मतदान हो रहा था। किशनगंज, पूर्णिया में वोटिंग हो रही थी और भी कई जगहों पर वोटिंग हो रही थी। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह का मुकाबला शाहनवाज आलम से है। शाहनवाज आलम तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र हैं। इसके पहले उनके बड़े पुत्र चुनाव लड़े थे और वहां बहुत कांटे की लड़ाई है और इस कांटे की लड़ाई में अग्नि परीक्षा जदयू के लोगों की हो रही है। जदयू के लोगों की इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां लव और कुश का वोट प्रदीप कुमार सिंह को जो पिछली बार थोक रूप में गया था, वह इस बार किस तरह से जाएगा। और फारबिसगंज का जो इलाका है, जो हनीश्वर नाथ रेणु का इलाका है, वहां कुर्मी जाति या धानुक जाति की अच्छी संख्या है। उस वोट पर एक बहुत बड़ा खेल निर्भर है। इसी तरह से खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया में जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, जो साइकिल से भी चलते हैं, मोटरसाइकिल से भी चलते हैं, जीप से भी चलते हैं, जमीन के आदमी हैं, वहां के माने बहुत स्थानीय कार्यकर्ता है। और जबकि दूसरा उम्मीदवार जो एलजेपी का है वो जौहरी है, भागलपुर का रहने वाला है, बीजेपी माइंड से जुड़ा हुआ लोग है और दो माइंडसेट की वहां लड़ाई हो रही है। और विकास के लिए फरकिया का इलाका अभी भी किस तरह से बांट जोड़ रहा है, वहां उसकी लड़ाई होनी है। इसी तरह रामप्रीत मंडल और सुमन सेठ की लड़ाई है। सुमन सेठ जो वीआईपी से उम्मीदवार बने हैं, वो भी आरएसएस और बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। और वहां बहुत गुलाब यादव जो आरजेडी के पिछली बार उम्मीदवार थे, वो वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है। और इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में बाजी कौन मारेगा इसकी तो हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, लेकिन गुलाब यादव इस चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा। लेकिन फिर भी ये तमाम सीट, एक सीट और बच गया, वो सीट है सुपौल का, उसकी चर्चा हम कर। सुपौल वह जगह है जो नालंदा के बाद सबसे ज्यादा विकास के लिए जाना जाता है और उसका श्रेय बिहार के बिजली मंत्री विजेंद्र यादव को जाता है। विजेंद्र यादव लालटेन बनाम बिजली की लड़ाई को सुपौल में चला रहे हैं, लेकिन वहां एक बैजनाथ मेहता नाम के जो आला अधिकारी है वो रिटायर्ड वीआरएस लेके मैदान में आ गए हैं। वहां की भी राजनीति काफी फंसी हुई दिखती है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में एक नई राह बिहार के चुनाव में जो बाकी के चरण के चुनाव होंगे इसके आधार पर तय होंगे। जी, आपने धानुक समाज की बात की,
जिस तरह बिहार में टिकट नहीं मिलने पर कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं, उसी तरह धानुक समाज के भी लोग नाराज हैं। मैं मधेपुरा में एक परिचित से मैं बात कर रहा था, धानुक समाज के ही है। वे पहले बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग बीजेपी एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। तो इस बार चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, राजद, कांग्रेस को खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जो कुछ मिलेगा उसके खाते में प्लस ही करेगा। इस बार बिहार में खोने को सिर्फ और सिर्फ एनडीए के नेताओं को है। 40 में 39 सीटें मिली थी, इस बार घटकर नीचे आएगी। ये संकेत सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।